हेलो बच्चों। तो हम ये सेकंड लेक्चर है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने पहले लेक्चर में आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर कर लिया था। अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ध्यान रखिएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, तो एक पेयर ओवरीज रहती हैं। इसके अलावा एक पेयर ओविडक्ट जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इसके अलावा सिंगल यूट्रस, सिंगल सर्विक्स, सिंगल वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया रहते हैं, जो कि लोकेटेड रहते हैं पेल्विक रीजन में। ठीक है, तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत आईएमपी है आपका। फिर इसके बाद लिखा है आपका कि जो ये पार्ट्स ऑफ ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अलावा मेमरी ग्लैंड्स, दोनों को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, दोनों को जोड़ दें, तो ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर कौन कौन सी प्रोसेस के लिए, ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ठीक है, फिर इसके बाद ध्यान रखिएगा ओवरीज जो रहती है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो कि गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए फीमेल के अंदर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, ओवरी होती है, जो कि ओवम रिलीज़ करती है। ठीक है, गैमीट बनाती है। इसके अलावा कुछ स्टेरॉइड हार्मोन जिसे हम ओवेरियन हार्मोन भी बोलते हैं, वो भी रिलीज़ करती है। ठीक है, ओवरी के द्वारा। फिर इसके बाद ओवरी को ध्यान रखिएगा कि इसकी लोकेशन क्या है, तो ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमन। ठीक है, दोनों साइड लेफ्ट राइट लोअर एब्डोमन पे प्रेजेंट होती है। फिर हर एक ओवरी की लेंथ ध्यान रखिएगा 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और ये कनेक्ट होती है पेल्विक वॉल और यूट्रस से, किसके थ्रू, लिगामेंट्स के थ्रू। क्लियर है बात। अगला आपका ध्यान रखिएगा, ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम। ओवरी के ऊपर एक थिन एपिथेलियम की कवरिंग है, जो कि इनक्लोज कर रही है, किसको इनक्लोज कर रही है, ओवेरियन स्ट्रोमा को। ठीक है, तो बाहर हो गया थिन एपिथेलियम, उसके अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा जो रहता है वो अगेन 2 जोन में डिवाइड हो जाता है। एक जो बाहर वाला जोन है उसे पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर साइड मेडुला बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले देखिए, अब हम आ जाते हैं ओविडक्ट पे। ओवरी की बात हो गई, अब आ जाते हैं ओविडक्ट, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। देखिए ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना, ये तीनों मिलकर, ठीक है, ये तीनों को ही हम एसेसरी कॉन्स्टिट्यूट दी फीमेल एसेसरी डक्ट। ध्यान रखिएगा, तो फीमेल एसेसरी डक्ट पूछा जाए तो फैलोपियन ट्यूब हो गया, उसके अंदर यूट्रस और फिर वेजाइना। हर एक फैलोपियन ट्यूब की लेंथ ध्यान रखिएगा 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और कहाँ से कहाँ जाती है, एक्सटेंड करती है, तो ओवरी से लेके यूट्रस तक ये एक्सटेंशन है इसका फैलोपियन ट्यूब का। फिर इसके बाद जो ओवरी के पास जो आपका फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, ठीक है, जो पार्ट फैलोपियन ट्यूब का ओवरी के पास है वो फनल शेप का होता है, जिसे हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। ठीक है, और इनफंडिबुलम के अंदर क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। ये डायग्राम दिख भी रहा होगा आपको, इनफंडिबुलम और जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। ठीक है, जो कि हेल्प्स करते हैं। फिम्बरी का काम क्या है, कलेक्शन ऑफ द ओवम। ठीक है, जब ओवुलेशन होगा तो जो ओवम का कलेक्शन है, ठीक है, ओवरी से ओवम निकला तो उसको कलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि यूट्रस तक यहाँ तक आपका एम्पुला तक पहुँचना है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो फिम्बरी कलेक्ट करने का काम करेगी ओवम को। फिर इसके बाद इनफंडिबुलम से थोड़ा सा आप यूट्रस की साइड जाएंगे तो एम्पुला मिलेगा, और यूट्रस की साइड कौन सा पार्ट मिलेगा, इस्थमस। तो बेसिकली आपके फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। जो ओवरी साइड रहता है वो इनफंडिबुलम हो गया, जो यूट्रस साइड रहता है वो इस्थमस हो गया, और जो मिडिल वाला पार्ट है वो कौन सा रहता है, एम्पुला रहता है। तो वही लिखा है देखो, पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट कौन सा रहता है, इस्थमस रहता है। ये एक नैरो ल्यूमेन होता है। ठीक है, और ये ज्वाइन करता है यूट्रस को। ठीक है, फिर इसके बाद यूट्रस की बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा यूट्रस पेयर में नहीं होता, सिंगल ही होती है यूट्रस, जिसे बॉम्ब भी बोलते हैं। ठीक है, WAMB। ये इसका शेप ध्यान रखिएगा कि इसका शेप कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, और ये सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू पेल्विक वॉल। ठीक है, और यूट्रस किससे सपोर्टेड है, पेल्विक वॉल से अटैच रहती है, किसके थ्रू, लिगामेंट्स के थ्रू। ठीक है, यूट्रस ओपन होती है वेजाइना में। ठीक है, किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू, एक नैरो सर्विक्स होती है। ठीक है, तो यूट्रस, उससे बाहर सर्विक्स, और सबसे बाहर आपका वेजाइना। ठीक है, फिर इसके बाद कैविटी ऑफ सर्विक्स ध्यान रखिएगा, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं कैविटी ऑफ सर्विक्स को, जो कि
बेजाइना के साथ मिलकर बर्थ कैनाल का निर्माण करती है। तो सर्वाइकल कैनाल प्लस बेजाइना को बोलते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है। फिर यूट्रस की वॉल 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू रहती हैं, ठीक है। सबसे बाहर एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। मिडिल लेयर जो रहती है वो थिक लेयर होती है एक, और स्मूथ मसल से बनी होती है जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो इनर लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, वो ग्लैंड्स सीक्रेटरी सीक्रेट लेयर है, ठीक है, ग्लैंड्स हैं, तो इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो यूट्रस की 3 लेयर्स हो गए। पेरीमेट्रियम सबसे आउटर मोस्ट जो कि थिन है, मिडिल वाली थिक है स्मूथ मसल से बनी मायोमेट्रियम, और सबसे इनर वाली ग्लैंडुलर लेयर है, ग्लैंड्स रहती हैं इसमें, एंडोमेट्रियम, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, ठीक है, तो वो किसके थ्रू होते हैं, एंडोमेट्रियम में होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आती है वो एंडोमेट्रियम लेयर उसके लिए जिम्मेदार है। और कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब पार्चुरेशन होता है, ठीक है, तो उस समय स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के लिए मायोमेट्रियम लेयर जिम्मेदार होती है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए एंडोमेट्रियम लेयर, और डिलीवरी ऑफ द बेबी के समय स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के लिए मायोमेट्रियम। क्लियर है बात, ठीक है। फिर इसके बाद फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया के अंदर ध्यान रखिएगा क्या क्या इंक्लूड है। मॉन्स प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मॉन्स प्यूबिस जो रहता है ये कुशन ऑफ फैटी टिश्यू रहता है और कवर होता है स्किन एंड प्यूबिक हेयर से, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि मॉन्स प्यूबिस किस किस से कवर रहता है, स्किन एंड प्यूबिक हेयर। फिर इसके बाद आता है, उसके अंदर देखेंगे तो लेबिया मेजोरा रहता है, ये फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू रहता है जो कि एक्सटेंड करता है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, और सराउंड करता है बेजाइनल ओपनिंग को, ठीक है। तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, लेबिया मेजोरा जो रहता है किसको सराउंड करता है, बेजाइनल ओपनिंग को, ठीक है। और ये एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ आता है। फिर लेबिया माइनोरा जो रहता है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, ठीक है। लेबिया मेजोरा पेयर्ड नहीं होता, बट लेबिया माइनोरा पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है, और ये किसके अंदर होता है, लेबिया मेजोरा के अंदर होता है। तो लेबिया मेजोरा के अंदर क्या आ गया, लेबिया माइनोरा आ गया। ओपनिंग ऑफ द बेजाइना जो रहती है उसको कवर करती है एक पार्शियल मेम्ब्रेन जिसे हाइमन बोलते हैं, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि एक पार्शियल मेम्ब्रेन है जो बेजाइना की ओपनिंग को पार्शियली कवर करती है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। और क्लाइटोरिस जो रहता है ध्यान रखिएगा ये एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, एट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा, ठीक है, एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। तो इसके आपको पोजीशन भी ध्यान रखनी है कि ये कहाँ पे क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एट द जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा और एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो हाइमन है, हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग दी फर्स्ट क्वाइटस, हाइमन ब्रेक हो जाता है फर्स्ट क्वाइटस या इंटरकोर्स के समय, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन, ये ऐसे भी ब्रेक हो सकता है, सडन फॉल, ठीक है, गिर गए, इंसर्शन ऑफ द वेजाइनल टेम्पन के इंसर्शन से भी हो सकता है ब्रेक, ठीक है, हाइमन। इसके अलावा एक्टिव पार्टिसिपेशन स्पोर्ट जैसे हॉर्स राइडिंग हो गया, घुड़सवारी, साइकिलिंग हो गया, ठीक है। इन सम वोमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस, ध्यान रखिएगा इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कुछ वोमेन्स में ऐसा भी होता है कि हाइमन्स कोइटस या इंटरकोर्स के बाद भी क्या नहीं ब्रेक होता है, ठीक है। तो इससे एक बात पता चलती है कि जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन है ये एक इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का, ठीक है, और सेक्सुअल एक्सपीरियंस का, ठीक है। तो इसको बहुत अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत IMP है। क्लियर है बात, ठीक है। अब इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट जो पार्ट है आपका, ये मेमोरी ग्लैंड्स, इसको देखिए। एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, कि सभी फीमेल मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी ग्लैंड्स होती है, मेमोरी ग्लैंड्स होती है। मेमोरी ग्लैंड्स ध्यान रखिएगा पेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसे ब्रेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और बहुत सारा फैट भरा होता है, ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं ब्रेस्ट के अंदर और बहुत सारा वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू, ध्यान रखिएगा जो ये ग्लैंडुलर टिश्यू है, ठीक है, ये ब्रेस्ट के अंदर, हर एक ब्रेस्ट के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू जो रहता है वो डिवाइड हो जाता है 15 से 20 मेमोरी लोब्स में, ठीक है, मेमोरी लोब्स में।
15 से 20, जिसके अंदर बहुत सारी क्लस्टर ऑफ सेल्स होती हैं, जैसे क्या बोलते हैं, एल्वलाई बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड हो गया आपका 15 से 20 मेमोरी लोब में, और मेमोरी लोब के अंदर क्या है, बहुत सारी सेल्स हैं, एल्वलाई सेल्स। ये जो एल्वलाई सेल्स रहती हैं ये एक्चुअल में सीक्रेशन करती हैं मिल्क का। ठीक है, सीक्रेशन करती हैं मिल्क का, और ये मिल्क सीक्रेट हुआ, अब ये स्टोर कहाँ पे होगा, तो कैविटीज होती हैं जिसको ल्यूमेंस ऑफ एल्वलाई बोलते हैं, तो एल्वलाई की ल्यूमेंस भी होती हैं। ठीक है, एल्वलाई जो रहता है वो ओपन होता है, ध्यान रखिएगा, मेमोरी ट्यूबल्स में। ठीक है, तो मेमोरी लोब्स के अंदर थे एल्वलाई, एल्वलाई से मिल्क रिलीज हुआ, वो गया एल्वलाई की ल्यूमेंस में, और एल्वलाई की ल्यूमेंस में ये स्टोर हुआ, और इसके बाद ये कहाँ पे ओपन हुआ या कहाँ पे गया, मेमोरी ट्यूब्यूल में गया। ठीक है, अब जो मेमोरी ट्यूब्यूल ऑफ हर एक लोब होती है, जो ईच मेमोरी लोब की मेमोरी ट्यूब्यूल रहती हैं, वो ज्वाइन करती हैं एक कॉमन डक्ट में, जिसे मेमोरी डक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल निकल के आएंगी और मेमोरी डक्ट में मिल्क का सिक्रीशन देंगी। ठीक है, मेमोरी डक्ट में पहुंच गया, फिर इसके बाद बहुत सारी मेमोरी डक्ट जो हैं वो एक वाइडर मेमोरी एम्पुला में खुलेंगी। ठीक है, जो कि कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, मेमोरी एम्पुला, और जो कनेक्ट होगा किससे, लैक्टिफेरस डक्ट से। ठीक है, और इसके थ्रू बाहर चला जाएगा एरियोला। ठीक है, निपल के थ्रू मिल्क क्या हो जाएगा, सक आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मिल्क के सीक्रेशन का हम मतलब इसका फ्लो देखें, ठीक है, तो देखिए सबसे अंदर क्या है, मेमोरी लोब्स हैं, उसके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे एल्वलाई, एल्वलाई से सीक्रेट हुआ मिल्क, फिर वो एल्वलाई की ल्यूमेन में गया, कैविटीज ऑफ एल्वलाई, फिर इसके बाद मेमोरी ट्यूबल्स में जाएगा, मेमोरी ट्यूबल्स से मेमोरी डक्ट में जाएगा, मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला, और फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट एंड मिल्क सक आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब इसके बाद आ जाते हैं हम गैमेटोजेनेसिस पे। हाँ जी, तो गैमेटोजेनेसिस देखिए, गैमेटोजेनेसिस पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको कि गैमीट का फॉर्मेशन। ठीक है, क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस। अगर इसे सेपरेट करेंगे तो गैमेटो मीन्स गैमीट, और जेनेसिस मीन्स होता है, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो टेस्टिस था मेल्स के अंदर और ओवरीज थी फीमेल्स के अंदर, बताया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स को। ठीक है, तो टेस्टिस होता है मेल्स के अंदर, और ओवरी कहाँ पे, फीमेल्स के अंदर होती है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स। डेट इज़ टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म, और ओवरी से क्या निकलेगा, ओवम निकलेगा। ये दो मेल एंड फीमेल गैमीट हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, गैमीटोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से जो गैमीट का फॉर्मेशन है उसी को हम क्या बोलेंगे, गैमीटोजेनेसिस बोलेंगे। क्लियर है बात। फिर अब हम देखिए क्या लिखा है अगला पॉइंट, इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, बताया था। टेस्टिस टेस्टिस के अंदर क्या होता है, इमेच्योर मेल जर्म सेल होती थी। ठीक है, जैसे स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते थे, वो एक्चुअली प्रोड्यूस करती थी स्पर्म, बताया था। ठीक है, कि हर एक टेस्टिस के अंदर आपके क्या टेस्टिकुलर लोब्यूल होते थे। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती थी, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो सेल्स थी, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल एक्चुअली में स्पर्म का प्रोडक्शन करती थी, तो वही बात है कि टेस्टिस के अंदर इमेच्योर मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया जो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और ये बिगिंस कब होता है, ये प्यूबर्टी के समय क्या होता है, स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 12-13। ठीक है, ईयर्स। फिर इसके बाद देखिए, तो स्पर्मेटोगोनिया हो गया, जो मेल जर्म सेल है, इमेच्योर स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम बोल दो, कोई बात नहीं, सिंगुलर वर्ड को स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया मतलब मल्टीपल है। ठीक है, प्रेजेंट ऑन दी इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबल, पहले ही बता दिया, स्पर्मेटोगोनिया इनसाइड वॉल पे प्रेजेंट होंगे सेमनीफेरस ट्यूबल के, और ये मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन, ध्यान रखिएगा। स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और कौन से डिवीजन से, माइटोटिक, नॉट मियोसिस, माइटोटिक, माइटोसिस से। ठीक है, और ये अपने नंबर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और इंक्रीज दी नंबर। फिर इसके बाद हर एक स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम जो है वो क्या होता है, हर एक स्पर्मेटोगोनियम जो रहता है वो डिप्लॉयड होता है, और कितने क्रोमोसोम रहते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो रहते हैं उन्हें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए अब स्पर्मेटोगोनियम का नंबर इंक्रीज़ हो गया, तो कुछ स्पर्मेटोगोनियम क्या है, खा पी के बढ़िया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेंगे। ठीक है, जो कि मियोसिस इसमें ही होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ठीक है,
फिर इसके बाद लिखा है देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट दी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ठीक है, मियोटिक डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। और इससे क्या बनेगा, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुई और इससे 2 इक्वल बने थे 2 इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि क्या होंगे। अब देखिए मियोसिस हुआ है तो रिडक्शन डिवीजन मतलब क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो जाएंगे, तो पहले 46 थे तो अब 23 बचेंगे दोनों में, ठीक है। तो इन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, ठीक है। विच हैज़ ओनली 23 क्रोमोसोम, बता दिया मैंने, ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं। अब इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर सेकंड मियोटिक डिवीजन होगी और इससे 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटेड बनेंगे, ध्यान रखिएगा। पहले 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने फर्स्ट मियोसिस से, अब सेकंड मियोसिस सेकंड हुई तो अब इससे 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटेड बन गए, ठीक है। और देखिए अब सेकंड मियोसिस फर्स्ट में ही आपका रिडक्शन डिवीजन होता है, ध्यान रखिएगा। मियोसिस सेकंड में फिर से हाफ नहीं होता है, ठीक है। ये सेम टू सेम माइटोसिस के समान होती है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में भी हैप्लॉइड रहेगा और ये स्पर्मेटेड भी क्या रहेंगे, हैप्लॉइड, मतलब क्रोमोसोम नंबर 23 रहेगा, ठीक है। क्लियर बात। तो देखिए क्या क्या, तो ये डायग्राम में नज़र आ रहा होगा आपको। सबसे ऊपर आपको सबसे नीचे देखिए स्पर्मेटोगोनियम दिख रहे हैं, ये कहाँ पे, इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबुल के अंदर है। स्पर्मेटोगोनियम में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या होंगे, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम में क्या होगी, माइटोसिस होगी और ये अपने नंबर इंक्रीज करेंगे। कुछ स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट हो जाएंगे आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नज़र आ रहे होंगे। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगी, मियोसिस फर्स्ट होगी और ये बनाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की संख्या कितनी होगी, 2 होगी और इनका इक्वल, ठीक है, मतलब क्या, इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे, ठीक है। इक्वल हाफ में मतलब 2 में डिवाइड हो गए और हर एक का क्रोमोसोम देखें तो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा क्योंकि मियोसिस फर्स्ट हुआ है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड होगी और फाइनली 4 इक्वल हैप्लॉइड क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटेड बन जाएंगे, ठीक है। अब स्पर्मेटेड जो रहते हैं, स्पर्मेटेड अगेन इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखिए स्पर्मेटेड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, जिसे हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर बात, ठीक है। तो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस मतलब क्या, समझ में आ गया। स्पर्मेटेड ट्रांसफॉर्म होगा स्पर्मेटोजोआ या एक्चुअल स्पर्म में, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो हम जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, उसको 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में। पहला स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस। कौन कौन सा, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, वो कन्वर्ट हुए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, उसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जब आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा है तब माइटोसिस हो रहा है। अब स्पर्मेटोगोनिया जो है, ठीक है, सॉरी, स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया तो कौन सा, माइटोसिस हुआ। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट करेंगे और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे 2, ठीक है, और इसमें 23 क्रोमोसोम नंबर होगा। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से मियोसिस सेकंड होगी और अब बनेंगे आपके स्पर्मेटेड, 4 बनेंगे इक्वल वाले, ठीक है, 4 बनेंगे और स्पर्मेटेड बन गए 4। तो हर एक स्पर्मेटेड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। तो स्पर्मेटेड तक बनना, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटेड तक बनना, ये आ जाएगा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में, और स्पर्मियोजेनेसिस में आ जाएगा स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड जो रहता है, स्पर्म का हेड जो रहता है वो इम्बेड हो जाता है इन दी सर्टोली सेल। ध्यान रखिएगा, स्पर्मियोजेनेसिस जैसे ही स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, स्पर्मेटोजोआ बना, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म इम्बेड हो जाएगा अपना जो, ठीक है, हेड है वो किस में इम्बेड करेगा, सर्टोली सेल में, और फाइनली रिलीज हो जाएगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। रिलीज फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस स्पर्मिएशन। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकलने फाइनली रिलीज हो रहा है, ठीक है, कहाँ से, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से। ये जो स्पर्म है उसको हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। क्लियर है बात, ठीक है, ठीक है। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस ये पार्ट हो गए आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के, ठीक है। और ये स्पर्मिएशन का मतलब समझ आ गया कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से फाइनली रिलीज हो जाएगा स्पर्म, ठीक है। इसके बाद
ध्यान रखिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, तो बता दिया एट द एज ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। और ये किसके कारण होती है, तो इंक्रीज इन सीक्रेशन ऑफ GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के इंक्रीज होने से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। कब होती है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो GnRH है ये हाइपोथैलेमस से निकलता है, इसलिए लिखा है कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। और ये इसके इंक्रीज से क्या होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH, जो कि एक्ट करेगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे ये एक्ट करेगा और स्टूमुलेट करेगा सीक्रेशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोपिन, 2 गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करेगा। कौन कौन से, FSH एंड LH। ठीक है, फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर है बात। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, हाइपोथैलेमस के अंदर GnRH था, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, GnRH जैसे ही इंक्रीज हुआ, ये इसने एक्ट किया किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे। और एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 गोनेडोट्रोपिन रिलीज हुए। कौन कौन से, LH और FSH। LH ध्यान रखिएगा, जो LH रहता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो जाता है एक्ट करता है किस पे, लैडिक सेल पे, L4LH, L4 लैडिक सेल। ध्यान रखिएगा, बताया था। ठीक है, कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो रहता है इंटरस्टिशियल स्पेस, वहाँ पर होती है इंटरस्टिशियल सेल या लैटिक सेल, बताया था। ठीक है, तो LH एक्ट करता है लैटिक सेल पे और स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। ठीक है, लैटिक सेल सिंथेसाइज करेगी और सीक्रेट करेगी कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन। क्लियर बात, किसकी हेल्प से, LH की हेल्प से। एंड्रोजन जो रहता है, ध्यान रखिएगा, एंड्रोजन जैसे ही बना वो स्टिमुलेट करेगा प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए LH का सीक्रेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि LH सीक्रेट होगा तभी आपका एंड्रोजन बनेगा। ठीक है, और एंड्रोजन बनेगा तभी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होगी, स्टार्ट होगी, स्टिमुलेट हो जाएगी उससे। ठीक है, अब FSH का काम क्या है, तो FSH एक्ट करता है, ध्यान रखिएगा, सर्टोली सेल पे। LH किया लैटिक सेल, FSH किया सर्टोली सेल, और स्टिमुलेट करेगा सीक्रेशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आपका LH जिम्मेदार है। LH लैटिक सेल पे एक्ट करेगा, एंड्रोजन निकलवाएगा और एंड्रोजन हेल्प करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में। स्पर्मियोजेनेसिस के लिए थोड़ा FSH जिम्मेदार है। FSH एक्ट करेगा किस पे, सर्टोली सेल पे। और सर्टोली सेल कुछ ऐसे फैक्टर का सीक्रेशन करेगा जो कि हेल्प करेंगे कौन सी प्रोसेस में, स्पर्मियोजेनेसिस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म पे। ध्यान रखिएगा, ये देखिए स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हेड, नेक और टेल दिख रही होगी। ठीक है, हेड, नेक और टेल। हेड के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम के ऊपर जो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और इसकी ही अंदर, हेड के अंदर ही क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें क्रोमोसोम मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो हेड हो गया, नेक हो गया। ठीक है, और मिडिल पीस जो IMP है, मिडिल पीस के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो कि ये जो स्पर्म के फ्लो में हेल्प करते हैं। जब ये स्विंग करता है, ठीक है, जब ये मूवमेंट करेगा तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी ये कौन से देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया देगा। ठीक है, तो इसको हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज है हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। तो 4 पार्ट है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूरी की पूरी बॉडी ऑफ स्पर्म को कवर करता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कवर है। स्पर्म हेड के अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, बता दिया, क्रोमोसोम 23 रहेगा। ठीक है, 23 क्रोमोसोम रहेंगे। तो स्पर्म हेड कंटेन्स एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। और ये जो एंटीरियर पोर्शन रहता है इसका, स्पर्म का, ठीक है, एंटीरियर पोर्शन वो कवर रहता है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भरे रहते हैं जो हेल्प्स करेंगे फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम के समय। ठीक है, क्लियर है बात। तो एक्रोसोम के अंदर ध्यान रखिएगा कि फिल्ड होता है एक्रोसोम एंजाइम से, जो कि हेल्प्स करेंगे फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम में। ठीक है, इसके बाद मिडिल पीस की बात आती है। तो मिडिल पीस के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि प्रोड्यूस करेंगे एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल। ठीक है, जब टेल मूव करेगी, जो स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करेंगे, जो एसेंशियल है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये कहाँ से, एनर्जी कहाँ से आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया से आएगी। फिर इसके बाद ध्यान रखिएगा, ये बहुत IMP पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ह्यूमन मेल जो रहता है वो इजैकुलेट कर सकता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए क्वाइटस। ठीक है, जो इंटरकोर्स के समय 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं, बाहर आते हैं, इजैकुलेट होते हैं। ठीक है, और इनमें से 200 से 300 मिलियन में से बात करें तो नॉर्मल फर्टिलिटी, ठीक है,
नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। ठीक है, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकले हैं, इनमें से 60% ऐसे होने चाहिए जिनका नॉर्मल शेप और साइज़ हो। ठीक है, और एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो बिगरस मोटिलिटी। ठीक है, और ये मोटिलिटी भी अच्छे से शो करनी चाहिए। ठीक है, तो 60% नॉर्मल शेप और साइज़ का होना चाहिए और 40% अच्छे से मोटाइल होने चाहिए। ठीक है, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। क्लियर है बात? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस 60-40 का रेशियो की 60% कौन से स्पर्म होने चाहिए और 40% कौन से। तो 60% नॉर्मल शेप और साइज़ के और 40% जो कि बिगरस मोटिलिटी शो करें नॉर्मल वाली। ठीक है, और कितने इजैकुलेट होते हैं पर कोइटस 200 से 300 मिलियन। ठीक है, क्लियर बात। अब इसके बाद आ जाते हैं, देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा है इसमें। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबल, बताया था कि सेमिनिफेरस ट्यूबल से जब स्पर्म रिलीज होगा इसको स्पर्मेशन बोलेंगे, और ये ट्रांसपोर्ट बाय एसेसरी डक्ट। अब स्पर्म रिलीज हो गया सेमिनिफेरस ट्यूबल से टेस्टिस से बाहर। ठीक है, टेस्टिस से सेमिनिफेरस ट्यूबल से कहाँ पे जाएगा वो रेटी टेस्टिस जाएगा बासा फ्रेंशिया से एपिडाइमस जाएगा, एपिडाइमस से बासा, हाँ एपिडाइमस से वास्ट डिफरेंस के थ्रू। ठीक है, तो वही लिखा है स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबल और ट्रांसपोर्ट होगा एसेसरी डक्ट से। बता दिए कौन कौन से एसेसरी डक्ट। ये सीक्रेशन ऑफ एपिडाइमिस। ठीक है, किस किस का सीक्रेशन देखिए, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट। इन चारों के सीक्रेशन से, ठीक है, चारों का सीक्रेशन जो रहता है ये एसेंशियल होता है फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत आईएमपी पॉइंट है ये, जिन्हें सभी लोग छोड़ देते हैं। आप इनको अंडरलाइन करके जाइएगा कि कौन कौन सी। देखिए दो तो क्या हो गई आपकी, दो ग्लैंड्स हो गई, सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट, और दो क्या हो गई, डक्ट हो गई, एसेसरी डक्ट, एपिडाइमस और वास डिफरेंस। इन चारों के सीक्रेशन से, दो डक्ट और दो ग्लैंड्स, इन चारों के सीक्रेशन किस में हेल्प करेगा, एसेंशियल है ये मैचुरेशन और मोटिलिटी। ये मैच्योर कराएगा स्पर्म को और मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद सेमाइनल प्लाज्मा जो रहता है, हमें पता है सेमाइनल प्लाज्मा किस किससे मिला, तीनों ग्लैंड से। ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल पेयर में होती है, प्रोस्टेट सिंगल होती है, और दो क्या होती हैं, बल्बोयूरेथ्रल होती हैं। इन तीनों के मिक्सचर से बनता है सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा एलोंग विथ स्पर्म, इसको बोलते हैं सीमेन। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि सीमेन जो है वो किस किस से मिलकर बना है, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म से। ठीक है, तो इसको पढ़ के जाइएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन। ठीक है, कि इसके फंक्शन मेल सेक्स एसेसरी डक्ट हो गए, ये डक्ट और ग्लैंड्स के। ठीक है, इनके फंक्शन को कौन मेंटेन करके रखता है, एंड्रोजन हार्मोन मेंटेन करके रखता है, टेस्टिकुलर हार्मोन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये पूरा हो गया आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आ जाते हैं हम oogenesis पे। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट, जैसे ओवम बोलते हैं, इसके फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। कहाँ से, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरी बनाएगी ओवम को। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस से किस प्रकार डिफरेंट है। तो मैंने बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस लगभग प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, जब GnRH लेवल हाई होता है। लेकिन oogenesis जो रहती है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज से ही इनिशिएट हो जाती है। ये बहुत डिफरेंस है। ठीक है, कि ओवम का निर्माण जो रहता है ना, वो जब जब फीमेल जो रहती है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रहती है। ठीक है, जब माँ के पेट के अंदर रहती है तभी से फीमेल के अंदर क्या, oogenesis स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज when a couple of million gamete mother cell oogonia are formed। तो मिलियंस गैमीट बनते हैं, मदर सेल oogonia आर फॉर्म विद इन ईच फीटल ओवरी। ठीक है, हर एक फीटल ओवरी, फीटस के ओवरी के अंदर, ठीक है, फीटल में जो मदर है उसके ओवरी के अंदर मिलियंस ऑफ oogonia फॉर्म होते हैं। और इसके बाद, ठीक है, जितने oogonia बन सकते हैं तभी बन सकते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे। इसके बाद अगर बर्थ हो गई फीमेल्स की, ठीक है, तो उसके बाद कोई भी oogonia ऐड नहीं होगा, तो नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि oogonia का नंबर पहले ही इंक्रीज हो सकता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे। एक बार बर्थ हो गई तो इसके बाद नो मोर oogonia आर फॉर्म, इसके बाद कोई oogonia फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद oogonia सेल जो रहती हैं, ये दी सेल स्टार्ट डिवीजन एंड इंटर इनटू प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन। ठीक है, तो ये जो oogonia सेल रहती हैं ये स्टार्ट करती है डिवीज़न,
और ये इंटर हो जाती हैं प्रोफेस फर्स्ट, ठीक है, प्रोफेस फर्स्ट कौन से मियोटिक डिवीजन के, और ये अरेस्ट हो जाएंगी एट दी स्टेज, ठीक है, और इस स्टेज को बोलेंगे प्राइमरी oocyte। तो उगोनिया से बन गया क्या, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte बन गया, ठीक है। कैसे बना, मियोसिस हुआ, ठीक है, मियोसिस मियोटिक डिवीजन के कौन से फेज में, प्रोफेज फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। हमें पता है मियोसिस के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 स्टेज होती हैं, ठीक है। अब प्रोफेज फर्स्ट बोला है ना, तो ये मियोटिक डिवीजन फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। तो मियोटिक डिवीजन फर्स्ट ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन फर्स्ट, यहाँ पर ये अरेस्ट हो जाएगा किस स्टेज में, प्राइमरी oocyte स्टेज में, ठीक है। अब हर एक प्राइमरी oocyte, ईच प्राइमरी oocyte सराउंड हो जाएगा लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल से, और अब इसे बोलने लगे प्राइमरी फॉलिकल। तो पूछे प्राइमरी फॉलिकल किस किस से मिलकर बना है, तो प्राइमरी oocyte है और उसके बाहर ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डिजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। अब बर्थ के पहले ही प्राइमरी फॉलिकल्स बन चुके हैं, ठीक है। अब प्राइमरी फॉलिकल क्या हो जाएंगे, प्यूबर्टी तक आते आते डिजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे नंबर्स में ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, ठीक है, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक। अब प्यूबर्टी में लगभग, प्यूबर्टी टाइम पर लगभग 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं हर एक ओवरी के अंदर, ठीक है। 2 ओवरी होती हैं, हर एक ओवरी के अंदर 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचे हुए हैं, ठीक है। और ये जो अब, ठीक है, तो प्यूबर्टी आते आते 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचे हैं। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल रहते हैं वो सराउंड हो जाते हैं, पहले सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल थी, अब मोर लेयर आ जाएंगी, ठीक है, 2-3 हो जाएंगी अब लेयर। तो मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल इसके ऊपर आ जाएंगी, और एक न्यू थीका लेयर भी बनना स्टार्ट होगी। अभी बनी नहीं है पूरी से तरीके से थीका लेयर, बट दिखने लगी कि ये थीका बन रही है, न्यू थीका, इससे बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल क्या था, प्राइमरी फॉलिकल क्या था आपका, कि प्राइमरी oocyte था और उसके ऊपर सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल था, ठीक है। अब सेकेंडरी फॉलिकल क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल है, इसके अंदर, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाहर मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल है, ठीक है, और एक न्यू थीका लेयर है, ठीक है, इसे बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होगा टर्शियरी फॉलिकल में, जो कि कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम। तो जब सेकेंडरी फॉलिकल और एंट्रम वगैरह आ जाएगा, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम टर्शियरी फॉलिकल। और टर्शियरी फॉलिकल के अंदर थीका लेयर जो रहती है वो ऑर्गेनाइज हो जाती है, और आपको 2 लेयर में दिखती है ये थीका, एक बाहर एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना, और एक अंदर थीका इंटरना, ठीक है। तो टर्शियरी फॉलिकल को कैसे पहचानोंगे, यहाँ पर आपका सेकेंडरी फॉलिकल, जो यहाँ पे आपका प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, या सॉरी प्राइमरी फॉलिकल से अच्छा आप बोल दो कि प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte के बाहर आपकी क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स तो हैं ही, ठीक है, इसके अलावा एंट्रम है और थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन एट दिस स्टेज प्राइमरी oocyte विद इन टर्शियरी फॉलिकल ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ये वो स्टेज है, ये जब टर्शियरी फॉलिकल है, दिस इज इम्पोर्टेंट टू अटेंशन, कि अब यहाँ पर जो प्राइमरी oocyte था अंदर, प्राइमरी oocyte जो था, ठीक है, ये ग्रो करेगा साइज में और कंप्लीट हो जाएगा अब पूरी फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो देखिए क्या हुआ, सब इसे सुन लीजिए, ऊगोनिया फॉर्म हुए, ठीक है, फीटल ओवरी के अंदर। अब ऊगोनिया डिवाइड हुए और उन्होंने क्या बना लिया, आपका ऊगोनिया डिवाइड हुए और उन्होंने बना लिया प्राइमरी प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गए। अब प्राइमरी oocyte जो रहता है, प्राइमरी oocyte कौन सी, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट में क्या हो गया, अरेस्ट हो गया, ठीक है, अरेस्ट हो गया। अब प्राइमरी oocyte पे कवरिंग आ गई एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल की, जिसे हमने बोल दिया प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत सारी डिजेनरेट हो जाएंगे, बहुत सारे डिजेनरेट हो जाएंगे, और लगभग 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचेंगे प्यूबर्टी के टाइम पर। अब ये प्राइमरी फॉलिकल हमें पता है किस किस से मिलकर बना है, oocyte है, प्राइमरी oocyte है, और बाहर क्या है, लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल है। अब यही प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल में, कैसे, तो देखिए प्राइमरी फॉलिकल में था, प्राइमरी फॉलिकल में क्या क्या था,
प्राइमरी oocyte था अंदर और सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा। जब यही प्राइमरी oocyte मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल से और एक थीका लेयर से, ठीक है, एक थीका दिख रही है बस, अभी पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हुई है, ये सब कवरिंग आ जाएंगे तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल अगेन टर्शियरी फॉलिकल में जाएगा। कैसे पहचानेंगे टर्शियरी फॉलिकल को? तो प्राइमरी oocyte होगा, उसके अंदर थीका एक्सटर्ना इंटरना होगी और आपकी मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स होगी और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम भी होगी। ठीक है, क्लियर है बात। और यहीं पर ये टर्शरी फॉलिकल ऐसा वो स्टेज होती है जहाँ पर प्राइमरी oocyte ग्रो करेगा साइज में और यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। जो अरेस्ट हुआ था ना मियोसिस मियोसिस प्रोफिस फर्स्ट, वो यहाँ पर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो अब अनइक्वल डिवीजन होगा, ध्यान रखिएगा। वहाँ पर तो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाए थे दो मियोसिस फर्स्ट के बाद, वो इक्वल बने थे, बट यहाँ अनइक्वल डिवीजन होगा। ठीक है, तो जिसके कारण से फॉर्मेशन होगा एक लार्ज हैप्लॉइड, जिसे बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो गया लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte में, और एक छोटी सी क्या बनेगी? पोलर बॉडी बनेगी। तो मियोसिस फर्स्ट अनइक्वल डिवीजन हुआ और क्या क्या बना प्राइमरी oocyte से? सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी छोटी सी। ठीक है, फिर इसके बाद द सेकेंडरी oocyte, ध्यान रखिएगा, जो सेकेंडरी oocyte है वो बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte से सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले लेगा सेकेंडरी oocyte, ठीक है, और रख लेगा पूरे न्यूट्रिएंट्स वगैरह। फिर इसके बाद फर्स्ट पोलर बॉडी जो रहती है, ध्यान रखिएगा, बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, डिवाइड फर्दर और डिजनरेट। ये जो मियोटिक डिवीजन है ये डिवाइड भी कर सकती है और डिजनरेट भी हो सकती है। ठीक है, जो पोलर बॉडी है। फिर इसके बाद ध्यान रखिएगा सेकेंडरी oocyte बन गया है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। अब देखिए टर्शरी फॉलिकल के अंदर अब सेकेंडरी oocyte बन गया है। ठीक है, अब टर्शरी फॉलिकल जो है वो चेंजेस हो जाएगा मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, अब ग्राफियन फॉलिकल बन गया या मैच्योर फॉलिकल भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte फॉर्म करेगा एक न्यू मेम्ब्रेन जिसे जोना पेलोसिडा बोलेंगे। ठीक है, जोना पेलोसिडा बोलेंगे। तो जोना पेलोसिडा, तो जब सेकेंडरी oocyte के ऊपर जोना पेलोसिडा कवरिंग हो जाएगी तो उसे ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे या मैच्योर फॉलिकल बोलेंगे। अब ग्राफियन फॉलिकल जो रहता है वो रप्चर होगा और जिसके कारण रिलीज होगा सेकेंडरी oocyte, और यही सेकेंडरी oocyte क्या कहलाता है? ओवम कहलाता है। ठीक है, और ये कहाँ से रिलीज होगा? ओवरी से रिलीज होगा और इसे बोलेंगे ओवुलेशन बोलेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में स्पर्मेटोगोनिया, उसमें माइटोसिस हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। यहाँ आपके हैप्लॉइड क्रोमोसोम हो गए होंगे। ठीक है, हैप्लॉइड सेल होगी। सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ठीक है, ये आपका बना देगा स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड भी आपके हैप्लॉइड होंगे, और फाइनली स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा कन्वर्ट हो जाएगा वो स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, तो देखिए दिख रहे होंगे आपको स्पर्मेटोगोनिया 46, यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 46 होते हैं क्योंकि माइटोसिस हुआ है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 23 हो गए, 23 क्रोमोसोम नंग, और स्पर्मेटेड और स्पर्मेटोजोआ में भी 23 देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर राइट साइड देखिए फीमेल के अंदर क्या ऊगोनिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्यूबर्टी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis फीटल लाइफ में लिखा है। देखिए ऊगोनिया में माइटोसिस हो गया, ठीक है, फीटल लाइफ के अंदर ही, और प्राइमरी oocyte बन गया, प्राइमरी फॉल। ठीक है, प्राइमरी oocyte, और ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट प्रायर टू ओवुलेशन। ओवुलेशन के पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। बताया था टर्शरी फॉलिकल कि टर्शरी फॉलिकल, ठीक है, टर्शरी फॉलिकल जब बना था तभी मियोसिस फर्स्ट क्या हो गया था? कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte वो बनाएगा सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी तो उससे सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो रहता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नहीं सॉरी सेकेंडरी oocyte वो ओवम बनाएगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, तो पोलर बॉडी बन सकती है सेकेंड वाली। क्लियर है बात? ठीक है, आई होप याद इतना क्लियर होगा आपको। ठीक है, ये और पढ़ लेते हैं हम अब आज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ध्यान रखिएगा रिप्रोडक्टिव साइकिल जो फीमेल प्राइमेट्स के अंदर कौन कौन आता है? मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। ठीक है, इन तीनों के अंदर मंकी, एप्स एंड ह्यूमन, ये फीमेल प्राइमेट्स के अंदर एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है जिसे क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है,
तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है, ठीक है, एट प्यूबर्टी, बिगिंस होता है प्यूबर्टी के समय, इसे मीनार्की बोलते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड, ध्यान रखिएगा 28 टू 29 डेज का ये साइकिल रहती है, ठीक है, एवरेज इंटरवल है जहाँ पर मेंस्ट्रुएशन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। तो साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल नेक्स्ट वन, तो एक मेंस्ट्रुएशन से लेके अगले मेंस्ट्रुएशन तक का समय क्या कहलाता है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। और ये साइकिल कितने डेज़ की होती है, 28 या 29 डेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद लिखा है आपका कि हर एक वन ओवम इज रिलीज, ओवुलेशन बोलते हैं जैसे ओवम की रिलीज को, ड्यूरिंग दी मिडिल, ठीक है, मिडिल जो स्टेज रहती है, मिडिल स्टेज, ठीक है, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल स्टेज में क्या होगा, एक ओवम क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है, क्लियर है बात। फिर इसके बाद लिखा है मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये शो कर रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि बेसिकली 3 फेज़ दिखाई गई हैं आपको, ठीक है, ठीक है। एक सबसे पहली जो है आपकी मेंस्ट्रुएशन फेज़ है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन फेज लगभग 3 to 5 डेज़ की होती है, ठीक है, 3 to 5 डेज़। फिर इसके बाद फॉलिकल्स प्रोलिफरेट या फिर फॉलिकल्स बनना चालू होते हैं, फॉलिकुलर फेज बोलते हैं या प्रोलिफरेटिव स्टेज। इसके बाद आती है ओवुलेटरी फेज आती है जहाँ पे ओवुलेशन होता है 14 डेज़ पर होता है, मिडिल मतलब 28 डेज़ की पूरी साइकिल है, तो हाफ करेंगे तो 14 डेज़ पे क्या होगा, ओवुलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बता ही नहीं गए ओवुलेटरी फेज। फिर इसके बाद ओवुलेशन हो गया तो अब जो ल्यूटियल फेज आएगी या सिक्रीटरी फेज आएगी और इसके बाद फिर से साइकिल बिगिन हो जाएगी, ठीक है। तो ये इवेंट्स बचाएंगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के, हम थ्योरी देख लेते हैं। ये जो साइकिल होती है स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज से, ठीक है, व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अगर्स, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होगा, स्टार्ट होगा, उसे मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। और ये लास्ट होता है 3 to 5 डेज, 3 to 5 डेज चलता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। मैंने बताया था मेंस्ट्रुएशन किसके कारण से आएंगे, तो एंडोमेट्रियम का बताया था, एंडोमेट्रियम यहाँ पे जिम्मेदार है। तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो रहती है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है यूट्रस की, वो क्या होती है, ब्रेक होती है, तो इसके कारण से ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ठीक है। क्योंकि ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स विच फॉर्म लिक्विड डेट कम्स आउट थ्रू वेजाइना, वेजाइना के थ्रू ब्लड वेसल्स बाहर आ जाती हैं, ठीक है, ब्रेक होकर, क्लियर है बात। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, ध्यान रखिएगा कि एक बार ओवम रिलीज हुआ है और अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो कभी मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा। और अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है तभी क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन आएगा, ठीक है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि मे बी लिखा है, ठीक है, नॉट ऑलवेज, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन कभी कभी डिप्रेशन वगैरह के कारण भी रुक जाते हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, की ओवम शायद फर्टिलाइज हुआ होगा इसलिए मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है, ठीक है, क्लियर है बात। इट मे ऑल्सो भी कॉज ड्यू टू, देखिए लिखा है कि मेंस्ट्रुएशन किस किस के कारण से लैक मतलब छूट सकते हैं, तो अंडरलाइन कॉज हैं कुछ, स्ट्रेस हो गया, पुअर हेल्थ हो गई, ठीक है, फीमेल्स की स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, तो इसके कारण भी जो मेंस्ट्रुएशन है वो लैक हो सकते हैं, वो नहीं आएंगे, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज इज़ फॉलोड बाय, ध्यान रखिएगा मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जस्ट कौन सी फेज आएगी, फॉलिकुलर फेज आएगी, जहाँ पर क्या होगा, ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल इन ओवरी ग्रो टू बिकम फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ पर क्या होगा कि जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और फाइनली ग्राफियन फॉलिकल बना देगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज बोलते हैं या प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, क्लियर है बात, ठीक है। और फाइनली एंड साइमल्टेनियसली, तो ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्शरी में, टर्शरी टर्शरी कहाँ पर, ग्राफियन फॉलिकल में, ये ओवरी के अंदर चल रहा है। यहीं पर यूट्रस के अंदर क्या चेंजेस आ रहे होंगे कि जो एंडोमेट्रियम ब्रेक हुई थी मेंस्ट्रुअल फेज में, वो वापस से रीजनरेट स्टार्ट हो जाएगी, रीजनरेट, ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज। तो फॉलिकुलर फेज ओवरी को देख के बोला गया है और प्रोलिफरेटिव फेज यूट्रस को देख के बोला गया है। तो प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर क्या है, बेसिकली एंडोमेट्रियम रीजनरेट हो रही है, वापस से बन रही है, ठीक है। The changes in the ovary and uterus are induced by changes in level of pituitary and ovarian hormone, ध्यान रखिएगा, पिट्यूटरी हार्मोन FSH-LH और ओवरी हार्मोन आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, ठीक है। इन सब में चेंजेस के कारण ही ओवरी और यूट्रस के अंदर क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, ठीक है। द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन बताया था, LH एंड FSH, ठीक है, गोनेडोट्रोफिन FSH एंड LH यहाँ भी होते हैं, इंक्रीज होते हैं ग्रेजुअली ड्यूरिंग दी फॉलिकुलर फेज, ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, फॉलिकुलर फेज के दौरान
जो गोनाडोट्रोपिन LH एंड FSH रहते हैं ये क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है, इंक्रीज होते हैं और स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट को। इसके अलावा फॉलिकुलर डेवलपमेंट को भी इंक्रीज करेंगे और सीक्रेशन कराएंगे एस्ट्रोजन को, ठीक है। जब भी जो फॉलिकल्स रहते हैं वो ग्रो करेंगे तो ये फॉलिकल से रिलीज होगा एस्ट्रोजन। तो एट द टाइम ऑफ फॉलिकुलर फेज LH और FSH इंक्रीज हो रहे हैं। LH FSH के इंक्रीज से फॉलिकल्स क्या होंगे, डेवलप होंगे और फॉलिकल क्या करेंगे, एस्ट्रोजन को रिलीज करेंगे, तो एस्ट्रोजन भी सीक्रेट होगा, ठीक है। बोथ LH एंड FSH अटेन ए पीक लेवल इन दी मिडिल 14 डे, ठीक है। तो 28 डेज की साइकिल के बीच में अगर देखें 14th डे, तो यहाँ पर मिडिल ऑफ साइकिल पे जो पीक लेवल रहता है FSH और LH का आता है, ठीक है। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल, ध्यान रखिएगा कि रैपिड सिक्रीशन होता है LH का और इसे से ही मिड साइकिल पर 14 डे पर LH सर्ज क्रिएट होता है जो कि इंड्यूस करता है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल के लिए कौन जिम्मेदार है, LH सर्ज जिम्मेदार है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके कारण से रप्चर होगा तो क्या, ओवम रिलीज होगा, जैसे ओवुलेशन बोल देंगे, ठीक है। द ग्राफियन फॉलिकल द ओवुलेटरी फेज, ठीक है। तो ओवुलेशन हो गया, ग्राफियन फॉलिकल फट गया और रिलीज हो गया ओवम, ठीक है, कौन सी, LH सर्च के कारण। अब देखिए ओवुलेशन हो गया, ओवुलेटरी फेज हो गया, इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज। अब ओवुलेटरी फेज के बाद आती है ल्यूटियल फेज आती है। यहाँ पर क्या हो गया, जब ओवुलेशन हुआ तो ग्राफियन फॉलिकल फटा तो इसके अंदर से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, लेकिन जो ग्राफियन फॉलिकल अभी बचा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। तो वही लिखा है, ओवुलेटरी फेज के बाद जो ल्यूटियल फेज होता है उसमें क्या होता है कि जो रिमेनिंग पार्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल का वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम ध्यान रखिएगा किसके सिक्रीशन के लिए जिम्मेदार है, तो सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन फॉलिकल बना रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन कौन बना रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा है, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम किसके लिए जिम्मेदार रहता है, तो ध्यान रखिएगा मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए। तो प्रोलिफरेटिव फेज में भी एंडोमेट्रियम क्या कर रही थी, एंडोमेट्रियम क्या कर रही थी, बन रही थी, मतलब प्रोलिफरेट कर रही थी। और यहाँ पर प्रोजेस्टन और निकला तो और ज़्यादा एंडोमेट्रियम क्या करेगी, ग्रो करेगी, ठीक है, बनेगी एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन को जो कि एसेंशियल है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम जो रहता है वो नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, ध्यान रखिएगा कि अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया तो जब इम्प्लांटेशन होगा तो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस के कौन सी लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर बहुत जिम्मेदार है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम को मोटे होने पड़ेगा। एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे और मेंस्ट्रुएशन नहीं आएंगे, ठीक है। अगर एब्सेंस है फर्टिलाइजेशन तो जो ओवम था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करती है, डिजेनरेट कर जाती है। और कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगी तो प्रोजेस्टेरॉन कम निकलेगा और प्रोजेस्टेरॉन कम निकलेगा तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, थिकनिंग कम हो जाएगी, ठीक है। और इसके कारण से विड्रॉल हो जाएगा आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। तो दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है, क्या हो जाएगी, सेड ऑफ होने लगेगी, ब्रेक डाउन होने लगेगी और फिर से मेंस्ट्रुएशन आ जाएगा, ठीक है। और इसे बोलेंगे न्यू साइकिल बोलेंगे। तो इन ह्यूमंस मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स के अंदर लगभग 50 ईयर्स पे क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, सीज हो जाती है और इसे क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। और साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज ए इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज और एक्सटेंड करेगी ये मीनार्की से मीनोपॉज तक, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये डायग्राम देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए कि सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन है, यहाँ पे मेंसेस रेड कलर से दिखाया गया ब्लड को, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 3 to 5 डेज चलेगी ये, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, एंडोमेट्रियम सेट ऑफ हुई होगी यूट्रस में, ठीक है। यहाँ पर देखिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों कम है। इसके बाद फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, यहाँ पर यूट्रस में क्या चेंजेस आ रहे होंगे कि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो थिक हो रही होगी, बन रही होगी, ठीक है, थिक हो रही होगी ये। इसके अलावा ओवरी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे होंगे, जो फॉलिकल्स हैं वो डेवलप हो रहे होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मैच्योर फॉलिकल देखिए नज़र आ रहे होंगे आपको ओवरियन इवेंट्स के अंदर, ठीक है। और जब ये फॉलिकल का निर्माण होता है तो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा, ठीक है, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा। अभी प्रोजेस्टेरॉन डाउन है, देखिए एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा, क्लियर है बात, ठीक है। और ऊपर और ध्यान दीजिएगा तो LH और FSH का सर्च भी आपको मिडिल में ही दिख रहा है 14 डेज पे। LH देखिए सबसे ऊपर गया तो LH सर्च बोलते हैं जिसके कारण ओवुलेशन होगा, ठीक है,
ओवुलेशन होगा, ठीक है। तो एस्ट्रोजन एक तो आपका प्रोलिफरेटिव फेज में ज़्यादा है। इसके बाद देखिए डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम हो गया, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम तो ये क्या प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करेगा, तो देखिए प्रोजेस्टेरॉन अब इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, और एस्ट्रोजन तो डाउन चला गया नीचे। इसके बाद फिर से, ठीक है, जब कॉर्पस ल्यूटियम ख़त्म हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन कम निकलेगा, इसके कारण से प्रोजेस्टेरॉन देखिए अब कम हो गया, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया और एस्ट्रोजन फिर से एक बार पीक। तो ध्यान रखिएगा एक ऐसा हार्मोन है ओवेरियन हार्मोन जिसके 2 पीक आते हैं, ठीक है। कौन से पीक हैं, कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन के 2 पीक होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिर्फ आपको एक ही पीक दिख रहा है, ठीक है। क्लियर है बात। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हमारा फर्टिलाइजेशन एंड प्लांटेशन टॉपिक बचा है, ठीक है। और कौन सा टॉपिक बचा है अपना, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, ठीक है। और पार्चुलेशन लैक्टेशन, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।